जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों करते हैं बात नेक्स्ट टॉपिक की इस वीडियो में। दोस्तों जो ये वीडियो है ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है, थर्ड चैप्टर है उसका। उस थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 तो पहले ही आ गया था और ये पार्ट 2 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ लिख भी रखा दोस्तों मैंने पार्ट 2, ये लिखा पार्ट 2, ठीक। और ये चैप्टर 3 है इसलिए लेसन 3 यहाँ पर लिख रखा है मैंने। तो दोस्तों हालांकि नेक्स्ट जो लास्ट क्लास है उसके अंदर हमने पहले ही कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता, क्रमवाचक, गणनावाचक, इनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों हास मान सीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में। दोस्तों ये सबसे पहला ही है दोस्तों, हास मान सीमांत उपयोगिता का नियम। दोस्तों ये क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं ना, या किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रत्येक अगली इकाई घटती जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई, मतलब जो अगली हम उस वस्तु का यूज़ करने वाले हैं तो उसको हम करने की जो संभावना है वो कम होती जाएगी, जो इच्छा है वो कम होती जाएगी। कैसे? एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों आपको मैं। जैसे दोस्तों एक समोसा लगा लो, ठीक है दोस्तों। समोसा क्या है, पहले आपने पहला समोसा खाया, ठीक है, पहला समोसा खाया तो आपको मज़ा आ गया, ठीक, आपको भूख लगी बहुत तेज, ठीक है, थोड़ी सी भूख शांत होगी, है ना। पहले कितनी भूख थी तो आपने समोसा किया, अब क्या हुआ, उसके बाद आपने एक समोसा और खा लिया। अब जो आपकी भूख का लेवल इतना ऊंचा था अब वो लेवल नीचे से डाउन होता जा रहा है, ठीक है ना। अब तीसरा भी समोसा खा लिया, अब तो भाई पेट लगभग भर ही गया, ठीक है दोस्तों। अब तो पेट लगभग भर ही गया। अब जो चौथा समोसा अब जब खाने जा रहे हो ना दोस्तों, तो आप कह रहे हो नहीं भाई अब मेरा पेट भर गया, अब मैं नहीं खा सकता, ठीक है, जीरो का लेवल आ गया। अब जब उसके बाद का समोसा खा रहे हो, किसी ने ज़बरदस्ती से खिला भी दिया, तो आपको वोमिटिंग होगी, पेट में दर्द हो जाएगा, गैस बन जाएगी, एसिडिटी वगैरह बन जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आप फेस करोगे, ठीक है। यहाँ कहने का एक मतलब ये है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का यूज़ करते हैं, जैसे कि एक गिलास पानी हमने पिया तो दूसरा गिलास पानी पीने की इतनी इच्छा नहीं करेगी जितनी कि पहला गिलास पानी पीने की इच्छा करी थी। मान के चलो बहुत तेज प्यास लगी है, जब आप पहला गिलास पियोगे ना पानी तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन जब दूसरा गिलास पानी पियोगे तो उतना मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। और तीसरा पियोगे तो और मज़ा और कम हो जाएगा क्योंकि हमारी प्यास बुझ गई है। इसीलिए जैसे जैसे हम किसी वस्तु का यूज़ करते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई घटती जाती है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो ये आपको उदाहरण के साथ मैंने हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम के बारे में समझाया। यहाँ पर जो हासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहाँ लागू हो सकता है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, कुछ ऐसे मान के चलो ये मान्यताएं हैं और ये मान्यता अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मान्यताएं हैं तो हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम वहाँ पर लागू होगा। कैसे दोस्तों, कैसी मान्यता है कि एक ही वस्तु की एक मानक इकाई का प्रयोग किया जाता तथा गुण समान हो। क्या है दोस्तों? समान। ठीक है दोस्तों वस्तु की एक मानक इकाई का प्रयोग किया जाता है तथा गुण समान हो। गुण समान हो कहने का ये मतलब है अगर आप एक घी वाली रोटी खा रहे हो ना तो आप घी वाली ही रोटी खाओ। अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हो ना घी वाली, तो आप गेहूं की घी वाली रोटी ही खाओ। मतलब गुण एक होने चाहिए। अगर आप समोसा खा रहे हो तो समोसा ही खाओ, ये नहीं कि ब्रेड खा लिया, ठीक है। अगर आप गेहूं वाली रोटी खा रहे हो तो गेहूं वाली खाओ, ना कि बाजरे की, ना कि मक्के की। तुम एक कह रहा ना, गुण समान होना चाहिए। गुण मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो समान होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब समोसा है तो समोसा खाओ, एक चीज़ खानी है आपको, या ब्रेड खा रहे तो ब्रेड खाओ, या कोई दूसरी चीज़ें खा रहे तो वही खाओ, उसके अलावा और कुछ नहीं, एक वस्तु ही खाना है कोई, ठीक है। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं पानी ही पीऊँगा, ये थोड़ी कि मैं इस पानी को छोड़ के मैं कोल्ड ड्रिंक पीने को जाऊँगा, ऐसा नहीं है। एक मानक इकाई का प्रयोग करना, जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो तो मैं उसी को ही यूज़ करूँ। जैसे पानी पी रहा हूँ तो मैं पानी ही पीऊँ, ना कि कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, ठीक है ना। मुझे पानी ही पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। इसलिए आप जैसे जैसे एक मानक इकाई का प्रयोग करोगे, क्योंकि पानी का गुण समान है। दूसरा गिलास भी पानी पियोगे, तीसरा भी पियोगे, तो उसका गुण क्या है, जो उसके गुण हैं, ठीक है, जो उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, जो उसका स्वाद होता है वो सेम होता है, ठीक। दूसरा है दोस्तों, वस्तु का निरंतर उपयोग होना चाहिए। निरंतर का क्या मतलब है दोस्तों, कि रेगुलर उपयोग होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद इसका यूज़ किया। जैसे कि अभी एक गिलास पानी पिया तो अभी ये थोड़ी है कि मैं 2 घंटे बाद पानी पीऊँगा।
ठीक है। इस नियम के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप पानी पी रहे हो ना तो आप लगातार पानी पियो। अब जब तक पानी पियो जब तक कि आप अंदर से सेटिस्फाई ना हो जाओ। ठीक है। जैसे जैसे आप पानी पीते जाओगे वैसे वैसे आपके पानी पीने की इच्छा खत्म होती जाएगी। तो कह रहा है वस्तु का निरंतर उपयोग करो। जिस एक मानक इकाई का उपयोग कर रहे हो ना उसको आप लगातार, ठीक है, लगातार यूज़ करो, ना कि बीच में गैप दे दे के। गैप नहीं देना है, लगातार यूज़ करना है। तीसरा है एक समान आय होनी चाहिए। दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है उसका ये कहना का मतलब है कि जो इनकम है ना, इनकम वो एक फिक्स होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है, स्थिर होनी चाहिए। जैसे 10 रुपये मान के चलो इनकम है किसी, तो 10 रुपये के समान उसको संतुष्टि मिलनी ही चाहिए दोस्तों। ठीक है। अगर उसने 10 रुपये खर्च किए तो 10 रुपये खर्च करके उसको लगना चाहिए कि हाँ अब ये मैंने अपने 10 रुपये खर्च करके बहुत बढ़िया किया है और इस 10 रुपये खर्च करने से मुझे बहुत खुशी हुई है। ये ना हो कि 10 रुपये खर्च करने से आपको पछतावा हो। पछतावा नहीं, खुशी होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, अंदर से सेटिस्फाई होनी चाहिए आप। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत पर नियम लागू। व्यक्तिगत का क्या मतलब होता है दोस्तों? अभी आसमान सीमांत उपयोगिता का नियम है ना, एक एक बंदे पर अलग, मतलब जैसे मैं हो गया, कोई दूसरा बंदा हो गया, कोई तीसरा बंदा, मतलब हर एक एक बंदे पर ये नियम लागू होता है। जैसे कि मैं हूँ तो मैं लगातार पानी पी रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो पानी पीने की इच्छा है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। कोई दूसरा बंदा भी है, अब मैं व्यक्तिगत हो गया, मैं इंडिविजुअल हो गया। ठीक। एक दूसरा बंदा ले लो, उसको भी आप उसको अकेले को लगाओ, इंडिविजुअल, मतलब एक बंदे के ऊपर, सिंगल बंदे के ऊपर ये नियम लागू होता है, कहने का ये मतलब है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था हासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है, ठीक है दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है उपभोक्ता संतुलन की अवधारणा। ठीक है दोस्तों, अब उपभोक्ता संतुलन की अवधारणा क्या कहती है दोस्तों? यहाँ देखो, कह रहे एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वह अपनी आय को इस प्रकार आवंटित करता है जिससे कि उसे अधिकतम, यहाँ लिखा कुल दोस्तों, लेकिन आप कुल भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप अधिकतम भी लिख सकते हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है। और यहाँ लिखा है बाजार के अंदर जो कीमत है, बाजार कीमत पर और लाभ क्या होना चाहिए, संतुलन, एक लाभ संतुलन की स्थिति में। जैसे कि दोस्तों क्या कहना, क्या मतलब है मेरा, कि एक समान, एक स्थिर आय, कह रहा ना वो, अपनी आय, अपनी इनकम। तो मेरी इनकम, ऐसे मेरे को ही मान लो आप, जैसे मेरी इनकम है 50 रुपये। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है अपनी इनकम को इस प्रकार आवंटित मतलब बांटता है, खर्च करता है। बाजार कीमत, जो बाजार के अंदर वस्तुओं की कीमत है ना, वो बाजार कीमत हो गया। तो उन बाजारी कीमतों पर जब एक मैं अपने 50 रुपये, मेरी कीमत, मेरी सैलरी कितनी है, मेरी इनकम कितनी है, मेरी आय कितनी है, 50 रुपये है, तो मैं बाजारी कीमतों पर अपनी आय को खर्च करूँगा। मैं उस 50 रुपये को तब तक खर्च करता रहूँगा जब तक कि मैं क्या हूँ, मेरा जो मुझे लाभ, मेरे को संतुलन प्राप्त ना हो, मेरे को संतुष्टि प्राप्त ना हो। ठीक है। मैं जब तक उस 50 रुपये को खर्च करता रहूँगा बाजार कीमत पर जब तक कि मुझे संतुष्टि प्राप्त ना हो। क्लियर दोस्तों? यहाँ लिखा भी है दोस्तों लाभ संतुलन, मतलब आपको संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, संतुलन की स्थिति में हो या आपको संतुष्टि। ठीक है। ये आप दोनों भी लिख सकते हो दोस्तों। क्लियर? लेकिन अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो दोस्तों यहाँ लिखना प्राप्त हो, सिर्फ यहीं तक आपको मतलब लिखनी है परिभाषा। लेकिन आज से आपको 2 नेक्स्ट पॉइंट और लिखने पड़ जाए तो आप क्या ना, बाजार कीमतों पर एक व्यक्ति अपनी आय को खर्च करेगा। दूसरा लिखना कि भाई उसको लाभ, मतलब उसको अपनी इनकम तब तक खर्च करनी है जब तक कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त ना कर ले। ठीक है। जब तक उसको अधिकतम संतुष्टि या कुल संतुष्टि प्राप्त ना कर ले। यहाँ लिखा भी है दोस्तों कुल संतुष्टि, यहाँ आप कुल की जगह पे अधिकतम भी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है। समझ लो ना बात को? तो ये थी उपभोक्ता संतुलन का नियम दोस्तों। अब दोस्तों उपभोक्ता जो संतुलन होता है ना वो 2 स्थिति में होता है। एक होता है एक वस्तु की स्थिति में, एक होता है 2 वस्तु की स्थिति में। ठीक है दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर लिखा ना अपनी आय को इस प्रकार आवंटित करता है, मतलब एक उपभोक्ता अपनी वस्तुओं को ना, उपभोक्ता संतुलित होना चाहता है। ठीक है। तो अपनी आय को वो 2 वस्तुओं पे खर्च ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1 या 2 वस्तु, 3, 4, 5, 20, 30 वस्तुओं पे खर्च नहीं कर सकता, 2 वस्तुओं पे ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 1 वस्तु पे खर्च कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है उपभोक्ता संतुलन के बाद में आपको मैंने परिभाषा समझाई। उसके बाद यह लिखा है जो उपभोक्ता संतुलन होता है ना वो 2 स्थिति में होता है। पहला 1 वस्तु की स्थिति में, दूसरा 2 वस्तु की स्थिति में दोस्तों।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जो ये जो लिखा है यहाँ पर, एक वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है ये आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले लिखा है एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वस्तु की कीमत, उसको PX से डिनोट करेंगे। वस्तु की सीमांत उपयोगिता, उसको MUX से डिनोट करेंगे। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, उसको MUM से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ठीक है, ये वस्तु की, ये मुद्रा की, मनी की। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वस्तु की ये तीनों का क्या मतलब है, मैं आपको एक बार समझाने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। देखिए वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत तो आप जानते ही हो भाई, किसी की भी कीमत, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो इसकी कोई ना कोई कीमत होगी, 30 40 50 कुछ ना कुछ कीमत होगी। तो वस्तु की कीमत भाई, कोई भी वस्तु लगा लो यार, कुछ भी लगा लो, उसकी कीमत होती है ना, तो वो वस्तु की कीमत होगी। दूसरा, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, जैसे कि मैंने सीमांत उपयोगिता की परिभाषा के बारे में बताया था कि जैसे जैसे हम किसी एक अतिरिक्त वस्तु का यूज करते हैं या एक वस्तु का यूज करते हैं तो कुल उपयोगिता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से सीमांत उपयोगिता के बारे में समझाया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखिए उस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता के कहने का ये मतलब है, जैसे जैसे अब ऐसे मान चलो मैंने एक समोसे का यूज़ किया पहले, ठीक है, तो मुझे कुछ संतुष्टि प्राप्त हुई। मैंने दूसरे समोसे का यूज़ किया तो संतुष्टि प्राप्त हुई, तीसरे समोसे का यूज़ किया फिर संतुष्टि प्राप्त हुई। मतलब एक एक करके मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, क्या यहाँ सीखने का ये मतलब है क्या आप एक एक करके वस्तुओं का यूज़ करो। ठीक है, तो इसलिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता। देखिए बच्चों, ये दोस्तों, जहाँ भी अगर सीमांत उपयोगिता आ जाए, सीमांत शब्द कहीं भी आ जाए ना दोस्तों, तो समझ जाना कि एक अतिरिक्त की यहाँ पर बात होगी। ठीक है, एक अतिरिक्त की ही यहाँ पर बात होगी। नीचे दोस्तों मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। दोस्तों मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ना, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए मुद्रा की अगर बात करूँ, देखिए जैसे मैंने वस्तु की बात करी तो एक वस्तु के बारे में बात हुई कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता मतलब यहाँ पर एक वस्तु की बात होगी क्योंकि सीमांत है। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मतलब यहाँ भी एक मुद्रा मतलब 1 रुपये की बात होगी। कितने की? 1 रुपये की। आप मेरी बात को समझो दोस्तों, मैंने वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बारे में बात किया, तो सीमांत उपयोगिता का क्या मतलब होता है? एक अतिरिक्त इकाई का या फिर एक इकाई का यूज करना। ठीक है, जैसे वस्तु की आप 1 इकाई यूज करोगे वैसी ही मुद्रा की भी आप 1 इकाई यूज करोगे। मतलब मुद्रा को आप 1 रुपये के मूल्य के बराबर जो आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसको ही मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहेंगे। मतलब आपने 1 रुपये कहीं खर्च किया यार, तो उस 1 रुपये खर्च करने से जो आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है, जो आपको अधिकतम संतुष्टि 1 रुपये से खर्च करने से प्राप्त हो रही है, तो उसको ही क्या कहेंगे दोस्तों? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। अगर आप नहीं समझे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक टेबल है, थोड़ा समझना दोस्तों। ये टेबल है, इस टेबल को निकालने का ना सबसे जो मेन आपके बुक में जो फॉर्मूला मिलेगा ना ज़्यादातर, वो ये मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये ऊपर बार है दोस्तों। ठीक है, MUM पर ये बार है, बार मतलब कांस्टेंट, स्थिर। अब ये कांस्टेंट स्थिर क्यों होता है दोस्तों? मैंने जैसे कि आपको अभी समझाया, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, तो MUM जो होता है वो कांस्टेंट होता है 1 रुपये। ठीक है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मतलब 1 रुपये, तो यहाँ भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मतलब 1 रुपये। तो 1 रुपये क्या हो गया? फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया ना दोस्तों। अब यहाँ देखो दोस्तों, आप इसको ना इस फॉर्मूले को इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि MUX इज इक्वल टू PX मल्टीप्लाई में MUM ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कांस्टेंट है दोस्तों, ये वाला अगर कांस्टेंट है तो MUX बराबर में PX भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, समझ रहे बात को दोस्तों? अगर ये कांस्टेंट है ना दोस्तों, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ये कांस्टेंट है, मान के चलो कांस्टेंट ही होता है यार, और क्या होता है? कांस्टेंट तो कांस्टेंट मतलब स्थिर, फिक्स। अब ये कांस्टेंट है तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये मैंने लिखा भी बराबर। लेकिन ज़्यादातर मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया इस टेबल के अंदर। कैसे यूज़ किया है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। लेकिन आप MUM के बारे में एक चीज़ और समझो दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा भी है कि 1 रुपये के मूल्य के बराबर प्राप्त संतुष्टि MUM कहलाता है दोस्तों। मतलब 1 रुपये आप खर्च कर रहे हो तो आपको 4 यूटिलिटी मिल रही है।
चार यूटिलिटी क्या मतलब होता है, आपको चार संतुष्टि लगा लो, है ना, चार संतुष्टि उपयोगिता मिल रही है। उपयोगिता को हम यूटिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जैसे अधिकतम संतुष्टि तो उसे ही कुल उपयोगिता या फिर सीमांत उपयोगिता, समझे ये बात को। कहने का ये मतलब है दोस्तों, यहाँ पे 1 रुपये की बात हो रही है तो 1 रुपये में 4 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। ऐसे माना है मैंने, ऐसे मैंने माना, अपनी मर्जी से मैंने मान लिया भाई 1 रुपये में 4 यूटिलिटी। आप 10 भी लगा लो, 1 रुपये में आप 10 भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपये में आप 5 लगा लो, आप 3 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने अपनी मर्जी से 1 रुपये में 4 माना है, जो कि बुक में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब मैंने माना वस्तु की कीमत जो है Px इज इक्वल टू 4, ठीक है दोस्तों, Px इज इक्वल टू 4। अगर मैंने यहाँ 4 यूटिलिटी मानूंगा तो मैं कीमत भी कितनी मानूंगा दोस्तों, तो मैं मानूंगा, अगर मैं 4 माने तो कीमत भी मैंने 4 मान ली, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो करने में, ठीक है दोस्तों। तो ये वस्तु की इकाइयाँ 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर ना 1 रुपये का रोल क्या है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा, ध्यान से समझना बस मेरी वीडियो को आप। 1 रुपये का रोल क्या है यहाँ पर, मैं आपको वो भी समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो 1 रुपये का क्या रोल है दोस्तों, मैं आपको वो भी समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको, अगर आपको इतने में, देखिए टेबल को छोड़ के, अगर आपको इतने में ऊपर वाले में कोई डाउट है दोस्तों, तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि भाई मुझे इस टॉपिक में इस लाइन में दिक्कत है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आपको उस लाइन को दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में उस लाइन को समझाने का कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर देखो, पहले सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इकाई 1 2 3 4 5 6 इकाइयाँ हैं। उसके बाद आपको उसके अंदर ना क्या नाम है, आपकी बुक के अंदर आपको MUX दिया होगा। MUX क्या दिया होगा दोस्तों, यहाँ लिखा है 20 8 16 10 0 माइनस का 5, ठीक है दोस्तों। जब आप देखिए MUX भाग में PX इज इक्वल टू MUM, अब देखो MUX अपोन में इसके PX आएगा, मतलब 4 को मैंने जब 20 से भाग दिया तो 5 आया, फिर 4 को 8 से भाग दिया तो 4.5 आया दोस्तों, फिर 4 को 16 से अगर मैंने भाग दिया तो 4.0 आया दोस्तों, ठीक है, ठीक। अब जब 4 को मैंने इससे भाग दिया तो एक, मतलब ये तो देखिए 4 रुपये में इतनी प्राप्त हो रही है, तो 1 रुपये में कितनी प्राप्त होगी, अगर इसको इससे भाग दिया तो 1 रुपये में यहाँ पर 5 हो रही है, फिर इसको इससे प्राप्त किया, मतलब इसको इससे भाग दिया तो 1 रुपये में यहाँ 4.5 हो रही है। धीरे धीरे क्या देखा दोस्तों, घट रहा है, देखो। फिर इसको इससे भाग दिया तो 1 रुपये में 4 प्राप्त हो रही है, फिर इसको इससे भाग दिया तो 2.5 1 रुपये में प्राप्त हो रही है। फिर पहले 4 को इससे दिया तो 5, फिर 4 को 8 से दिया तो 4.5, फिर 4 को 16 से किया तो 4.0, फिर 4 को 10 से किया तो 2.5, फिर 4 को 0 से किया तो 0, फिर 4 को -5 से किया तो 1.25 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 रुपये की थी। 1 रुपये का क्या मतलब हो, यहाँ पर 1 रुपये की मैंने बात क्यों की थी दोस्तों, तो ये जो हमें MUM मिल रहा है, जैसे कि मैंने बताया था 1 रुपये में मिलने वाली संतुष्टि MUM कहलाती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहलाती है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 रुपये में संतुष्टि कितनी मिल रही है दोस्तों, MUM कैसे मिल रहा है, देखिए दोस्तों, अगर मान कर चलो दोस्तों कि कोई चीज़ है दोस्तों, ठीक है, कोई चीज़ है, मैंने जैसे कि मान कर चलो 20 टॉफियाँ हैं, 20 टॉफियाँ 4 रुपये की दोस्तों, 20 टॉफियाँ 4 रुपये की है। 1 रुपये की अगर टॉफ़ी निकालनी हो ना मुझे, तो मैं 20 को 4 से भाग दे दूंगा, 4 पंजे 20, मतलब 1 रुपये कितनी टॉफ़ी, 5 टॉफ़ी। इसीलिए जैसे मैंने आपको टॉफ़ी वाला उदाहरण देकर समझाया दोस्तों, ऐसे ही आप इसको भाग दोगे तो ये 1 रुपये का तो आएगा, जैसे 1 रुपये की 5 टॉफ़ी आई है, ऐसे ही 1 रुपये की यहाँ पर 5 आया, फिर 1 रुपये का 4.5 आया, धीरे धीरे कट रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये तो थी MUM, क्या कैसे निकाला मैंने दोस्तों, ठीक है। अब देखो जो ऊपर वाली स्थिति है ना दोस्तों, देखिए 5 फिर 4.5, ठीक है, ये क्या है MUX, ये जो है ना देखो, ये कुछ ऐसे निशान होते हैं, जिस ओर मुंह खुला है इसका, ये वाला, ये जिस ओर मुंह खुला है वो संख्या ज़्यादा होती है, और जिस ओर इसकी चोंच होती है, ये चोंच, वो संख्या कम होती है दोस्तों। तो देखो दोस्तों MUX ये लिखा है दोस्तों, ग्रेटर देन लेस देन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मुंह देखो इस ओर खुला है, यहाँ PX है, तो मतलब ये MUX क्या है दोस्तों, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो 1 रुपये में हमें सारे प्राप्त हुए भाई, 1 रुपये में इतना, इसको भाग दिया तो 1 रुपये में, इसको मतलब इनको इससे भाग दिया तो 1 रुपये की सारी संख्या यहाँ पर ये आ गई। अब दोस्तों देखो, अब जो सी MUX है,
ये ज़्यादा है दोस्तों, क्या है, ज़्यादा, और ये पी एक्स कम है। मतलब देखो ये देखो, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4.5 है, ज़्यादा है ना दोस्तों, ये ज़्यादा है ना। मतलब यहाँ पर एम यू एम क्या है, ज़्यादा है। इन दो कंडीशन में दोस्तों एम यू एम क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। तो यहाँ पर लाभ की स्थिति होगी, क्या होगी, लाभ की स्थिति। लेकिन हमें लाभ तो चाहिए नहीं, हम तो संतुलन चाहिए, हमें संतुष्टि चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे कि इस 4 को देखो, इस 4 को इस 4 के बराबर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों ये तीसरा जो पॉइंट है ना, देखो 4 को जब 4 से मैंने भाग दिया तो 4 आया, मतलब एम यू एम बराबर आ गया, ठीक है ना, एम यू एम बराबर आ गया पी एक्स के। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर संतुलन की स्थिति है, बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि इस पॉइंट पे प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना, अधिकतम संतुष्टि, सेटिस्फाई, लाभ नहीं, संतुष्टि। अंदर से बिल्कुल मजा आ गया, क्या हाँ भी ये चीज मैंने यूज करी तो मेरे को अब मजा आया, क्लियर। अब देखो फिर मैंने इस 4 से भाग दिया तो अब ये घट रहा है, देखो 2.5, फिर इस 4 से इसको भाग दिया तो 0 और घट गया, फिर इस 4 को इससे भाग दिया तो 1.5, लेकिन माइनस में दोस्तों, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला आपको एक, ये जो नीचे के 4 5 6 जो 3 ये पॉइंट ये है, ये हानि दिखा रहा है दोस्तों, दिख रहा होगा एम यू एक्स, सॉरी एम यू एम आएगा दोस्तों, ठीक है, एम यू एम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एम यू एम, ठीक है ना, यहाँ पर एम यू एम आएगा, ठीक। अब एम यू एम यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ बराबर है पी एक्स के, एम यू एम बराबर हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर संतुलन, यहाँ पर हानि, यहाँ पर लाभ, क्लियर दोस्तों। अब ये थी एक थोड़ी सी एक टॉपिक दोस्तों, ये अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। मतलब जब आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे ये पूछे कि संतुलन उपभोक्ता एक वस्तु की स्थिति में कब होता है, इसका स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा लिखनी है दोस्तों, फिर आपको बताना है कि एक वस्तु की स्थिति में ये 3 पॉइंट लिखने हैं, वस्तु की कीमत, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक फॉर्मूला लिखने के बाद जब नीचे आ जाओ सब, अब ये आपको टेबल जो आपको दिख रहा है सेम टू सेम डिट्टो टेबल आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो और पेपर में भी लिख सकते हो दोस्तों। और जब पेपर में लिखोगे दोस्तों तो साथ में ये दिखाना दोस्तों। अब नीचे इसके ग्राफ आएगा एक, ठीक है, अब इसके नीचे ग्राफ आएगा, क्योंकि अभी बोर्ड में जगह कम थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, तो मैं आपको ऐड करके अभी दिखा दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो जगह कम थी इसीलिए बस छोड़ दिया, ठीक। अब इसके नीचे ग्राफ आएगा और ग्राफ की मान्यताएं आएंगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इस टेबल के बारे में एक्सप्लेन कर ही दिया है कि कैसे एम यू एक्स ज़्यादा होता है, कैसे बराबर होता है, क्या एम यू एक्स कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अब मैं आपको वक्र के बारे में बताऊंगा, ग्राफ के बारे में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आपको देखो यहाँ वक्र है, ठीक, यहाँ वक्र है दोस्तों। तो जैसे कि देखो ये मैंने वक्र बनाया दोस्तों, देखो ये नीचे की ओर जा रहा है वक्र, ठीक है दोस्तों, ये नीचे की ओर वक्र जा रहा है। और यहाँ पर 3 पॉइंट देखो, ये जो सा ये वाला बिंदु है ना, ये वाला बिंदु ये संतुलन की स्थिति में है, ठीक है, एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स। और जो से ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये लाभ की स्थिति में है, ठीक है दोस्तों, एम यू एक्स, ठीक, ग्रेटर देन पी एक्स। और जो सा ये वाली हिस्सा है, ये वाला स्थिति, ये वाली, ये हानि है दोस्तों। और जो सी ये वाला बिंदु है दोस्तों, ये है नेगेटिव, 0, शून्य है, ठीक है दोस्तों। और सॉरी नेगेटिव नहीं, शून्य है, ये शून्य है, 0 है ये, ठीक है, ये लिखा भी देखो 0, ये वाला पॉइंट। और जो नीचे की ओर ये पॉइंट, ये वाली जो है, ये वाली जगह, इसको नेगेटिव, मतलब आप ऋणात्मक के रूप में, ऐसे ये ऋणात्मक की स्थिति है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया। एक बात और दोस्तों, जैसे कि अगर आपको इसके बारे में थोड़ा आंसर देना है तो सबसे पहले यहाँ लिखा मैंने एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना वस्तु की कीमत, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, ये फॉर्मूला, एंड इसके बाद आपको ये टेबल, उसके बाद एक ग्राफ, उसके बाद ये नीचे जो मैंने 1 2 3 4 5, एक ये 6, एक ये 7 जो पॉइंट लिखे हैं, ये ऐसे अगर आप लिखोगे इसको लाइन वाइज एक नीचे नीचे, तो तब जाके आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे।
अगर पेपर में आ जाता है एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है, तो आप ऐसे, जैसे वो बताया ऐसे आप लिख देना, अच्छे नंबर मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने दिखाई यहाँ पर हानि या ऋणात्मक या जीरो या mx ग्रेटर देन px, लाभ हानि, मतलब लाभ संतुलन हानि और माइनस में। ठीक है दोस्तों, अब पहला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि MUX नीचे की ओर, MUX नीचे की ओर ढलान वाला वक्र है जो दिखाता है कि जैसे जैसे हम वस्तु x के उपभोग में वृद्धि होती है तो MUX घटता जाता है। क्यों घटता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्रियाशील है, मतलब लागू हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो ये आगे की ओर खिसक रहा है, लेकिन ये MUX जो से ये वाला है ना, ये MUX ये घट रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? ये घट रहा है, और जो नीचे की इकाइयाँ हैं, ठीक है, ये बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या रहा है कि वस्तु की कीमत स्थिर है दोस्तों, है स्थिर। देखो ये 4 है दोस्तों, 4 है ये, ठीक है, ये 4 क्या है? ये कीमत दोस्तों क्या है? PX है, PX ये जो रेखा है सीधी, इसको क्षैतिज रेखा ही बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो ये फिक्स है, स्थिर है। दूसरा कह रहा है MUX वक्र पर प्रत्येक बिंदु मुद्रा के रूप में MUX को दिखाता है। देखो इसके ऊपर हर एक बिंदु जो है ना, हर एक बिंदु आपको दिखाएगा मुद्रा के रूप में, मतलब पैसे के रूप में दिखाएगा आपको। कैसे रूप में? भाई पैसे के रूप में। भाई 1 रुपये में इतनी संतुष्टि को इसको यहाँ मिली, 1 रुपये में यहाँ मिली, 1 रुपये में यहाँ मिली, 1 रुपये में यहाँ, फिर 1 रुपये में यहाँ जीरो हो गई, फिर ऋणात्मक होगी, नेगेटिव चली गई। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको ये लिख देना है यार, लिखने जब आप लिखोगे तो आप यहाँ इसको ग्राफ में देखो तो समझ जाओगे। उसके बाद सी बिंदु क्या कहता है, मतलब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि सी बिंदु संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। देखिए जो से ये वाला बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, ये बिंदु सी बिंदु है। कौन सा दोस्तों? सी बिंदु है। और यही, ठीक है दोस्तों, तो ये जो बिंदु है ये सी बिंदु है, और यही बिंदु जो है ये संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। कौन सी? संतुलन की स्थिति को, इक्विलिब्रियम पॉइंट यही है दोस्तों। क्लियर? पांचवा पॉइंट, ये जो पांचवा देखो नीचे नहीं लिख रहा तो आपको कैमरा नीचे कर दूंगा, बाद में लिख लेना। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता बचत अधिक करता है। दोस्तों देखो यहाँ पर संतुलन की स्थिति हो रही है, मतलब अधिकतम संतुष्टि यहाँ पर लिखा है दोस्तों, संतुलन की बिंदु MUX इक्वल टू PX। ठीक है, तो यहाँ पर ही वो क्या कर रहा है? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है इसका मतलब ये, इसको यहाँ पर अधिकतम बचत भी हो रही है। क्लियर? यहाँ पर इसको अधिकतम बचत भी हो रही है दोस्तों, संतुष्टि प्राप्त कर ही रहा है दोस्तों। नीचे जो छठा पॉइंट ये लिखा है, नीचे छठा पॉइंट है PX क्षैतिज रेखा को दर्शाता है। अब देखो ये लाइन कैसी है? ऐसी है, ऐसी सीधी लाइन है, ऐसे सीधी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्षैतिज रेखा है। कौन सी? क्षैतिज। सातवां पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ उपभोक्ता की 3 इकाइयों पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 इकाइयाँ हैं, लेकिन वो 3 इकाई पर दोस्तों, यहाँ दिखा ये बिंदु है और ये बिंदु सीधा 3 को ही टच कर रहा है दोस्तों। तो तीसरी इकाई, कौन सी इकाई है? तीसरी इकाई पर जो सी बिंदु है, या फिर कहूँ तो अधिकतम संतुष्टि यहाँ प्राप्त हो रही है, या आप कह सकते हो कि कुल संतुष्टि प्राप्त हो रही है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर था दोस्तों ये एक छोटा सा लेक्चर था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों, अगर कोई फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने का दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।